वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? एक बार बताइएगा। एम आई ऑडिबल गाइस? ग्रेट। तो आज के सेशन में हम लोग शुरू करेंगे अगेन फिर से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के बारे में। प्रीवियस सेशन में कहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे बताइएगा। क्या डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में हमने? व्यूज के बारे में डिस्कशन किया था, बिल्कुल। और क्या डिस्कशन किया था वो भी बताइए। सिर्फ व्यूज तो नहीं किया था। ईएफ कोड के रियल जितने भी रूल्स हैं, है ना, उन पर भी बात करी थी, कॉन्स्ट्रेंट्स पर भी बात करी थी, बिल्कुल। तो क्या आपने प्रीवियस सेशन पूरा देखा? समझ में आया? ग्रेट। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज सेशन गाइस। ये रहा आज का आपका पूरा इंडेक्स, है ना। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि सर इंडेक्स क्या है। यही तो है कि हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। पॉइंटर्स क्या होता है, कर्सर क्या होता है, लॉक्स क्या होते हैं, ट्रिगर क्या होते हैं, और ज्वाइंस क्या होते हैं, और इन सब से क्वेश्चन बनता है। पॉइंटर, कर्सर, लॉक, ट्रिगर, ज्वाइन, और एक और है दैट इज कॉल्ड PLSQL, है ना। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटर्स की डेटाबेस में। वैसे तो आप लोग ने सुना होगा कि पॉइंटर्स का इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, है ना। यही सुना है आप लोगों ने कि पॉइंटर्स का इस्तेमाल कहां किया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन क्या पॉइंटर्स का इस्तेमाल डेटाबेस में भी करते हैं? हाँ। क्यों करते हैं पॉइंटर्स का इस्तेमाल? यूज एक ही है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, है ना। पॉइंटर का मतलब क्या होता है? एड्रेस। और एड्रेस की मदद से क्या हम उस प्रोग्रामिंग की स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं? उस एड्रेस पर एलोकेट करके क्या हम उस प्रोग्रामिंग की स्पीड को इंक्रीज करते हैं? हाँ। किसी भी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर का यूज एड्रेस या उसकी स्पीड या उसके एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए करते हैं। वैसे ही डेटाबेस में भी पॉइंटर्स का इस्तेमाल स्पीड को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। लेकिन किसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए? डेटाबेस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। डेटाबेस में जो भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या एक ओवरऑल आइडिया आपको लग गया कि पॉइंटर क्या है डेटाबेस में? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक। बहुत छोटा सा टॉपिक है पॉइंटर। डेटाबेस पॉइंटर अलाउज फास्ट एंड प्रिडिक्टेबल एक्सेस ऑफ डेटा। यानी डेटाबेस पॉइंटर का जो काम है ये क्या करता है? अलाउ करता है क्या? फास्ट एंड प्रिडिक्टेबल एक्सेस ऑफ डेटा। जो डेटा का एक्सेस है उसको ये फास्ट बना देता है, और प्रिडिक्टेबल का मतलब एक्यूरेट बना देता है कि जो भी डेटा हम एक्सेस करें वो एक्यूरेट भी हो, उसमें एक्यूरेसी भी हो, और एक्यूरेसी के साथ साथ क्या हो? फास्ट भी हो। इसके लिए हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इट कैन बी यूज टुगेदर विद द रिलेशनल डेटा मॉडल। कह रहा है इसका इस्तेमाल हम किसके साथ में करते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल कहें, ईआर मॉडल कहें, बात एक ही है। तो ईआर मॉडल या डेटा मॉडल या रिलेशनल मॉडल के साथ में इसका यूज किया जाता है डेटा को एक्सेस करने के लिए
और फास्ट और एक्यूरेट तरीके से एक्सेस करने के लिए, विदाउट रिस्किंग अ वायोलेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाता है कि हम किसी भी प्रकार से इंटीग्रिटी यानी डेटा की इंटीग्रिटी को नुकसान ना पहुंचाएं, उसका वायोलेशन ना करें, कि डेटाबेस की इंटीग्रिटी भी बनी रहे और उसके साथ साथ हम फास्ट मोड में और प्रिडिक्टेबल मतलब एक्यूरेट मोड में डेटा को एक्सेस करें। यही है आपका पॉइंटर इन डेटाबेस। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ एक बनता है यहां से, क्या कि डेटाबेस में फास्ट और प्रिडिक्टेबल एक्सेस ऑफ डेटा के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज पॉइंटर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, दैट इज कॉल्ड कर्सर इन डेटाबेस। डेटाबेस में कर्सर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आपको नीचे एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में क्या है? एक टेबल है और टेबल में कर्सर इंसर्ट होता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन कर्सर का काम क्या होता है? एक एक करके टेबल में टेबल को इंसर्ट करना या टेबल को एक्सेस करना, एक एक करके। यानी जब भी 1 बाय 1 रो की बात होगी, आंसर क्या होगा? कर्सर। नॉर्मली कर्सर करता क्या है? डेटाबेस में से अगर हमें टेबल के साथ रोज के साथ में खेलना है तो एक एक करके उन रोज को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट हम कर्सर की मदद से करते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, कर्सर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउ अस टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट ईच रो वन एट अ टाइम। यानी एक रो को मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, एक समय पर एक रो को करने के लिए हम कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। सर इससे क्या होगा? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि एक साथ डेटाबेस को अपडेट करें? ये भी तो कर सकते हैं। कर्सर का इस्तेमाल करने से डेटाबेस की स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी? हां, ये बात आपने बिल्कुल सही करी कि अगर हम कर्सर का यूज करते हैं, 1 बाय 1 करके अगर किसी भी रो को एक्सेस करते हैं या उसको चेंज करते हैं या उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो इससे डेटाबेस में टाइम तो ज्यादा लगेगा। ये डेटाबेस की स्पीड को स्लो तो करेगा, लेकिन एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। तो जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हम कर्सर की बात करते हैं, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम पॉइंटर की बात करते हैं। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है जो एग्जाम में पूछी जाती है? ईच रो वन एट अ टाइम। हर एक रो को एक समय पर अपडेट करना, मैनिपुलेट करना, चेंज करना, एक्सेस करना, रिट्रीव करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कर्सर इन अ डेटाबेस। आगे बढ़ते हैं। कर्सर आर यूज्ड व्हेन वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। कह रहा है जब क्वेरीज काफी जटिल होती हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसी केस में हम कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। दैट रिटर्न लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो हमें बड़े अमाउंट में डेटा को क्या करता है? रिटर्न करता है। यानी एक एक करके हम मैनिपुलेशन तभी करते हैं जब डेटाबेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स के केस में हमें डेटाबेस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस में एक्यूरेसी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि ऐसा ना हो कि कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई लॉस हो जाए डेटाबेस। इसलिए इसकी स्पीड को क्या करते हैं? स्लो कर देते हैं और 1 बाय 1 करके रो को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट, कर्सर प्रोवाइड अ वे टू प्रोसेस द डेटा रो बाय रो। देखो फिर से वही बात आ रही है कि कर्सर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? प्रोवाइड अ वे टू प्रोसेस द डेटा। ये डेटा को रो बाय रो करके ही प्रोसेस करता है। तो कर्सर का मतलब क्या है? रो बाय रो। बस यही बात आपको याद रखनी है, रोना नहीं है, लेकिन रो बाय रो करके डेटा को मैनिपुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड कर्सर। समझ में आया? नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ द कर्सर इज टू अपडेट वन रो एट अ टाइम। देखो उसी बात को घुमा के बोला गया
कि कर्सर का जो पर्पस है वो क्या है, अपडेट करना रो को, लेकिन एक रो को एक समय पर अपडेट करना, अपडेट वन रो एट अ टाइम, दैट इज द पर्पस ऑफ कर्सर। ठीक, कर्सर आर वेरी हेल्पफुल इन ऑल काइंड्स ऑफ डेटाबेस। कह रहे कर्सर का इस्तेमाल हम सभी प्रकार के डेटाबेस में करते हैं, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, या कोई भी दूसरा डेटाबेस, इन सभी में हम कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कर्सर इज अ टेम्परेरी मेमोरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, अगर हम डेटाबेस में कोई चेंजेस कर रहे हैं एक एक करके, तो क्या डेटाबेस उस डेटा को कहीं मेंटेन करेगा? हाँ, वो कहां मेंटेन करेगा? दैट इज इन अ टेम्परेरी मेमोरी और टेम्परेरी वर्क स्टेशन। वो उसको टेम्परेरी मेमोरी पर क्या करेगा? स्टोर कर देगा। लेकिन अगर हम उसको परमानेंट करना चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना होगा? कमिट करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि डेटाबेस में किसी भी टेम्परेरी चीज को परमानेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? कमिट करना होता है, इफ वी वांट टू मेक इट परमानेंट। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? कर्सर कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी, परमानेंट, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा और आंसर क्या होगा? टेम्परेरी मेमोरी या टेम्परेरी वर्क स्टेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, a database cursor can be thought of as a pointer to a specific row। हमने पहले ही बताया था कि जो डेटाबेस कर्सर है ये किस तरीके से एक्ट करेगा? रो बाय रो। अगर एक एक रो करके एक्ट करेगा तो इसका दूसरा नाम क्या है? पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक रो। ये उस रो के लिए क्या बन जाएगा? पॉइंटर बन जाएगा विद इन अ क्वेरी रिजल्ट। तो पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक रो के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, अ कर्सर इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन एसक्यूएल। कह रहा है एसक्यूएल में जो कर्सर है वो पूरे डेटाबेस पर रो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सो अ कर्सर इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन एसक्यूएल। नेक्स्ट, अ कर्सर इज क्रिएटेड टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा रो बाय रो। देखो, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि कर्सर इज क्रिएटेड, कर्सर को क्रिएट किया गया क्यों? ताकि वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए या उसको चेंज कर पाए, लेकिन कैसे? रो बाय रो, है ना। तो बस जो मेन बात है वो यही है, रो बाय रो, दैट इज कॉल्ड कर्सर, है ना, यही याद रखना है। अ कर्सर इन एसक्यूएल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा रो बाय रो rather than fetching an entire result set at once। कह रहा है ये सभी डेटाबेस को एक एक करके रिट्रीव नहीं करता, सॉरी, ये सभी डेटाबेस को एक साथ रिट्रीव नहीं करता। ये सभी डेटाबेस को कैसे रिट्रीव करता है? रो बाय रो करके ही रिट्रीव करता है। समझ में आ रही है बात? तो कह रहा है अ कर्सर इन एसक्यूएल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा ओनली रो बाय रो रेदर देन का मतलब ऐसा नहीं करता। कैसा नहीं करता? रेदर देन फेचिंग एन एंटायर रिजल्ट सेट एट वंस। एक बारी में चीजों को ना करके रो बाय रो चीजों को करता है। दैट इज द मेन यूज ऑफ कर्सर। क्या ये बात समझ में आई? जो सर समझा रहे हैं कर्सर के बारे में, क्या ये चीजें आपके सर में घुस रही हैं या सर के ऊपर से जा रही हैं? बताओ। है ना, कितनी अच्छी राइमिंग बनी कर्सर के बारे में। कर्सर का मेन पर्पस क्या है? बिल्कुल आप खुद ही बताइए, कर्सर का मेन पर्पस क्या है? रो बाय रो करके चेंजेस करना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अ कर्सर। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप अपने डेटाबेस में कोई भी बदलाव करते हैं, नॉर्मल अगर आपके पास में कोई भी डेटाबेस होता है या सीवी होता है, तो उसमें बदलाव आप कैसे करते हैं? वन बाय वन करके करते हैं कि एक साथ बदलाव करते हैं? तो आप कहेंगे सर अगर हमारे पास सीवी है उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वन बाय वन करके ही करेंगे। वही तो है कर्सर, है ना, इसी को तो कर्सर कहा गया।
कि कॉम्प्लेक्स डेटा में कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए 1 बाय 1 करके रो बाय रो करके डेटा में चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड अ कर्सर, है ना। कौन सी बड़ी बात कह दी इसमें, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। आगे देखो, तो अभी तक हम लोग ने दो चीजों पर डिस्कशन किया है। पहला जो डिस्कशन किया है वो था पॉइंटर, और पॉइंटर का मतलब है स्पीड को फास्ट करना। तो यहां हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेटाबेस पॉइंटर अलाउज फास्ट एंड प्रिडिक्टेबल एक्सेस ऑफ डेटा, ये डेटा को फास्ट बनाता है। इट कैन बी यूज टुगेदर विद द रिलेशनल डेटा मॉडल, ईआर मॉडल के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंटीग्रिटी बनी रहे, है ना, ये मेन बात थी। कर्सर इन अ डेटाबेस के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि बड़े डेटाबेसेस में, कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस में हम चेंजेस रो में करते हैं, या चेंजेस करें या एक्सेस करें, इन सभी को एक एक करके किया जाता है। लेकिन कर्सर कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है या टेम्परेरी वर्क स्टेशन है, और अगर इसे हमें परमानेंट करना है चेंजेस को, तो हमें कमिट करने की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इतनी सी ही तो बात कही गई है, लेकिन उसको कितना बड़ा लिखा गया है वो आप देख सकते हैं। तो कर्सर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउ अस टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट ईच रो वन एट अ टाइम, इस पर फोकस था। कॉम्प्लेक्स क्वेरी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में एक एक करके बदलाव किया गया, रो बाय रो करके बदलाव किया गया, और फिर बताया गया इट इज यूज टू अपडेट वन रो एट अ टाइम, एक समय पर एक ही रो को अपडेट किया जाएगा। बड़े बड़े डेटाबेसेस जैसे एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई एसक्यूएल, फॉक्सप्रो, इन सभी में कर्सर का प्रयोग किया जाता है। कर्सर इज अ टेम्परेरी मेमोरी और टेम्परेरी वर्क स्टेशन, इस पर बात की गई। इसे पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक रो भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक रो के एड्रेस को पॉइंट करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक रो 1 बाय 1 करके रो को अपडेट करने में काम करता है। अ कर्सर इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन एसक्यूएल, ये पूरे डेटाबेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है, दैट इज द मेन फंडामेंटल। अ कर्सर इज क्रिएटेड टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द डेटा, दैट इज रो बाय रो, और ये एक साथ ना करके सभी चीजों को रो बाय रो करता है, यही है आपका क्या, कर्सर। अब तो समझ में आया, है ना। तो एक ही बात को बस घुमा घुमा के बोला गया है, लेकिन मेन बातें क्या हैं वो हमने आपको हाईलाइट करके बता दिया है कि टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी वर्क स्टेशन, पॉइंटर टू अ कर्सर, है ना, ये सारी बातें आपको याद रखनी। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये दो बातें तो आपके सिर में घुस गई। अब बात करते हैं लॉक्स इन अ डेटाबेस के बारे में, है ना। लॉक क्या होता है? लॉक का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि डेटाबेस में लॉक लगाने का मतलब सिक्योरिटी है, यानी लॉक्स डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, अगेन सिक्योरिटी, अगेन इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, है ना, अगेन इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, अगेन सिक्योरिटी ऑफ डेटा। लेकिन लॉक की एक खासियत होती है, क्या, जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो वो ट्रांजैक्शन क्या होता है, लॉक हो जाता है। जब तक आप बाय नहीं कर लेते, है ना, तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाता। जब आप किसी भी चीज को बाय करते हैं, परचेस करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट माना जाता है। और अगर आप नहीं बाय करते या बाय आपने कर लिया और वो आपको रिसीव नहीं हुआ, तो क्या होता है, रोल बैक हो जाता है। लेकिन लॉक में एक और चीज भी आती है, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक कंडीशन। अगर लॉक है तो लॉक करने में एक सबसे बड़ी जो सावधानी बरतनी होगी वो क्या होगी, डेडलॉक की कंडीशन। ऐसा तो नहीं कि हम रिजर्वेशन कर रहे हैं एक सीट के लिए और हमने अपनी एक सीट को लॉक किया कि ये सीट मेरी है, क्या उसी समय उसी सीट के लिए कई लोग रिजर्वेशन कर रहे होंगे तत्काल में जाकर कि ये सीट मुझे दे दो ठाकुर? डेटाबेस कहेगा जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी इंटरनेट की, है ना, जो पहले उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेगा हम उसको दे देंगे।
तो वो कहता है तुम मेरे कोई चाचा ताऊ फूफा थोड़ी ना हो, है ना। अगर तुम नाराज हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, हो जाओ, जिसका ट्रांजैक्शन पहले होगा उसी को हम देंगे। तो यानी ट्रांजैक्शन या लॉक किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी से और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा से। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि लॉक इन डेटाबेस क्या होता है। हैव अ लुक गाइस, इधर आओ। लॉक्स आर यूज्ड टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी इन ट्रांजैक्शन। सर आपने तो बोला कि कर्सर भी इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, सर आपने कहा कि पॉइंटर भी एक प्रकार की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन लॉक में कुछ अलग है। लॉक सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं करता, ये इंटीग्रिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है। अगर आपने किसी डेटाबेस को सिक्योर कर लिया तो वो इंटीग्रिटी तो हो गया, लेकिन क्या उसके साथ में उसकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हुई। एसिड प्रॉपर्टी याद करो, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो लॉक्स जो है वो एसिड प्रॉपर्टी के दो चीजों पर काम करता है, एक इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है और एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डैश आर यूज्ड टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द ट्रांजैक्शन। अगर इंटीग्रिटी के साथ में कंसिस्टेंसी आ जाए, जो कि आएगा ही आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड लॉक्स। समझ में आया। आइए इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। द लॉक इज अ मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद अ टेबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा। बिल्कुल सही कह रहे, लॉक एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा किसी भी टेबल में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सकता है। जो उस टेबल का हकदार नहीं है उसको यूज करने से मना किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड अ लॉक। पासवर्ड लगा दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, वीपीएन के द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया। डेटाबेस में कई सारी चीजें होती हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओटीपी के द्वारा कर दिया, मेल आईडी के द्वारा कर दिया, फोन नंबर के द्वारा कर दिया। तो इसका मतलब द लॉक इज अ मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद द टेबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा। समझ में आया बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, इट इज मेनली यूज्ड टू सॉल्व द कॉन्करेंसी प्रॉब्लम इन द ट्रांजैक्शन। कह रहा है लॉक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि ट्रांजैक्शन में कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम ना हो। सर इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। कॉन्करेंसी प्रॉब्लम का मतलब होता है अगर कोई प्रोसेस एक समय पर एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं करेगा जब तक पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट पूरा ना कर जाए। एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन हॉल। जब एग्जाम शुरू होता है तो क्या एग्जाम के दौरान किसी भी स्टूडेंट को उस रूम में एंटर करने की परमिशन मिलती है या एग्जिट करने की परमिशन मिलती है? जी नहीं। क्यों? ताकि कॉन्करेंसी मेंटेन हो पाए, है ना, इसीलिए तो, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पर ना आ पाए, इसीलिए तो इट इज मेनली यूज्ड टू सॉल्व द कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर हमने लॉक लगा दिया तो लॉक लगाने पर कोई बाहर से एंटर नहीं हो पाएगा। कब तक? जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक। दैट इज कॉल्ड लॉक इन डेटाबेस। समझ में आया? समझ में आया कि लॉक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पहला पॉइंट, यूज किया जाता है इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में आप देखते हैं जब मरीज का इलाज चल रहा होता है तो बाहर एक रेड लाइट जला दी जाती है ना, एक बल्ब जला दिया जाता है जिससे कि यह पता चले कि इस दौरान इस मरीज का इलाज चल रहा है। और जैसे ही इलाज खत्म, लाइट बंद, डॉक्टर निकला, मुबारक हो, है ना, यही तो होता है। क्यों? ऐसा ना हो कि अगर वो लाइट ना लगी हो
तो कोई भी आएगा अंदर घुस जाएगा, है ना, और कहेगा डॉक्टर इधर आओ, ये बाद में करना, पहले मेरी बात सुन लो, मेरा पेशेंट ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वी कैन अप्लाई अ लॉक ऑन रो लेवल, डेटाबेस लेवल, टेबल लेवल या पेज लेवल। कह रहा है जो लॉक हम लगाते हैं वो कहां कहां लगा सकते हैं? इंडिविजुअल रोज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरे डेटाबेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरे टेबल पर लगा सकते हैं, या सिर्फ पेज पर लगा सकते हैं, है ना। डिपेंड करेगा ना कि आप लॉक कहां लगाना चाहते हैं। जैसे अगर आप एमएस एक्सेल का आपने कभी यूज किया हो तो आप जानते होंगे कि एक्सेल में हम स्प्रेडशीट पर भी लगा सकते हैं, हम पूरी वर्कबुक पर भी लगा सकते हैं, हम सेल्स पर भी लॉक लगा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि हमें लॉक लगाना कहां पर है? रो लेवल में, डेटाबेस लेवल पर, टेबल लेवल पर या पेज लेवल पर। समझ में आया? बिल्कुल सही, डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो इसलिए। कॉलम को लॉक कर सकते हैं, इंडिविजुअल रोज को लॉक कर सकते हैं, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लॉक। द मेन प्रॉब्लम विद डेटाबेस लॉक इज दैट दे ब्लॉक। कह रहा है, देखो राइमिंग इसने भी बना दी, है ना, तो सचिन सर से पढ़ के ही लगता है इसने यहां पर लिखी है ये लाइन। द मेन प्रॉब्लम विद डेटाबेस लॉक इज दैट दे ब्लॉक। अगर हमने किसी चीज को लॉक किया, है ना, ताला लगाया अपने घर के बाहर ताकि कोई दूसरा ना आए, अगर चाबी खो गई तो यह भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं ही अपने घर में एंटर नहीं कर पा रहा हूं। यस या नो? मैंने ताला अपने घर के बाहर इसलिए लगाया कि मैं बाहर जा रहा हूं, कोई दूसरा मेरे घर में ना आ पाए। लेकिन अगर वो चाबी खो गई तो मैं क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, मैं अपने ही घर में एंटर नहीं कर पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉक कंडीशन। इसका मतलब द मेन प्रॉब्लम विद डेटाबेस लॉक इज दैट दे ब्लॉक। ब्लॉक कब होगा? ब्लॉक उस केस में होगा जब लॉक ज्यादा देर के लिए लगा दिया जाएगा। सपोज करिए कि अगर एक डेटाबेस को हमने लॉक किया और उस पर 2-3 महीने या 3-4 महीने पर कोई एक्शन हमने नहीं लिया, तो डेटाबेस उसको क्या एज्यूम कर लेता है? कमिट, और कमिट करके वो परमानेंट उसको लॉक कर देता है। सर एग्जाम्पल बताइए इसका। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका अकाउंट। जब आप अपने अकाउंट को साल भर या 1.5 साल या 2-3 साल तक ऑपरेट नहीं करते तो क्या है? आपका अकाउंट तो लॉक है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, ना ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, ना कोई ट्रांजैक्शन निकाल रहे हैं, ना क्रेडिट हो रहा है, ना डेबिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा? एक समय पर वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप भागे भागे जाएंगे बैंक के पास और कहेंगे मैडम मैडम मेरा अकाउंट चल नहीं रहा है, देखिए क्या हो गया। तो वो आपसे कहेगी कि आपका अकाउंट लॉक था, अब वो ब्लॉक हो गया है। समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, आगे बढ़ो। ब्लॉक्स कैन डिले मल्टीपल ट्रांजैक्शन। कह रहा है अगर ब्लॉक हो गया तो उससे क्या होगा? ये डिले करेगा मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को, इंपैक्टिंग ओवरऑल एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। कह रहे अगर कोई भी डेटाबेस ब्लॉक हो गया तो उसको अनलॉक करने में या अनब्लॉक करने में काफी समय लगेगा। उसके लिए आपको काफी सारे ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा ताकि ये पता चले कि ये डेटाबेस आप ही का था, है ना। जैसे आप क्या करते हैं? रिट्रीव पासवर्ड करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करते हैं। जब फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो मेल आईडी पर आपका आता है, मेल आईडी पे जाता है, हो सकता है आप मेल आईडी का पासवर्ड भी भूल गए हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। फिर आप कह रहे हैं अरे गया तो मेल आईडी पे है लेकिन मेल आईडी का पासवर्ड क्या है? वो भी ब्लॉक। फिर आपने ओटीपी किया, ओटीपी गया कांटेक्ट नंबर पे, कांटेक्ट नंबर आपने बदल दिया था, है ना, क्योंकि आप कांटेक्ट नंबर बदलते हैं, आपकी आदत है, कई लोगों की आदत होती है कि वो एक से ज्यादा कांटेक्ट नंबर रखते हैं और बदल लेते हैं, कुछ समय के बाद बंद कर देते हैं उसको उठा के। तो कह रहा है ब्लॉक करने में कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब यहां पर मैटर ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, डिपेंड अपॉन द यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पर। समझ में आया? आगे बढ़ो। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? लॉक की। अगर ये लॉक लॉक हो गया हो आपके माइंड में तो बता दीजिए यस सर ये लॉक हो गया, और अब आगे वाला कॉन्सेप्ट शुरू करिए। क्लियर?
वेरी गुड। तो एक बार फिर से समझ लो मेन मेन बातें क्या हैं। लॉक एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा टेबल पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोका जा सकता है, पहला। दूसरा, इसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्करेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि एक समय पर एक ही चीज परफॉर्म हो, एक समय पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन ना हो, एक समय पर एक ट्रांजैक्शन हो फिर दूसरा हो फिर तीसरा हो, ये कॉन्करेंसी प्रॉब्लम इसमें ना आए, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लॉक्स का यूज करते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कि लॉक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कहां पर? रो लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे, टेबल लेवल पे और पेज लेवल पे, अलग अलग लेवल्स पर लॉक को हम लोग लगा सकते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पर। द मेन प्रॉब्लम विद डेटाबेस लॉक इज दैट दे ब्लॉक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये ब्लॉक कर देता है चीजों को, और अगर ब्लॉक कर दिया इसने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को, तो अब डिपेंड करेगा यूजर के एक्सपीरियंस पर या उसके एप्लीकेशन परफॉर्मेंस पर कि वो ब्लॉक खुलेगा या नहीं खुलेगा, है ना। हो सकता है ब्लॉक इतना बड़ा ब्लॉक हो जाए कि फिर वो इंसान खुद ही ब्लॉक हो जाए, है ना। अगर किसी का ऐसा अकाउंट ब्लॉक हो गया जिसमें काफी सारा पैसा था, और उस ब्लॉक की वजह से अगर उसका हार्ट ब्लॉक हो गया, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये है हमारा ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। अब ब्लॉक के बाद में बात करेंगे किसकी? ट्रिगर इन डेटाबेस की। ये क्या है ट्रिगर? व्हाट इज ट्रिगर इन डेटाबेस? हम लोगों ने पॉइंटर भी समझा, हम लोगों ने कर्सर भी समझा, और हम लोगों ने इसके बाद में यह भी समझा कि लॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब चौथे कॉन्सेप्ट पर आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। अभिनंदन कह रहे हैं कि सर डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक मतलब, कभी आपने देखा है किसी मंत्री का काफिला निकल रहा है? अभिनंदन बताओ, कोई मंत्री का काफिला आपने निकलते देखा है? और क्या आप उस रोड पर कभी थे? अगर थे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? डेडलॉक, यानी आपको रोक दिया जाएगा और पहले वो काफिले को निकाला जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ डेडलॉक कंडीशन। आपको ब्लॉक कर दिया गया। अब काफिला बड़ा हुआ तो हो सकता है वो डेडलॉक की कंडीशन स्टारवेशन की कंडीशन में बदल जाए। हो सकता है काफिला चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, फिर आपने क्या किया? अपनी गाड़ी घुमाई और कहा चलो भाई बैक खोलो। आप बैक होने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे भी जाम लगा पड़ा है, ना आप आगे जा पा रहे हैं ना आप पीछे जा पा रहे हैं। ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है ना, ना नीचे जा पा रहे हैं धरती में। तो इसका मतलब आपकी कंडीशन क्या हो गई? डेडलॉक। ना आप इधर ना आप उधर, ना उधर ना इधर, तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। दैट इज कॉल्ड अ डेडलॉक कंडीशन। समझ में आ गया? वेरी गुड, बिल्कुल। राजकुमार को देखो अच्छे से समझ में आया है, बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं, ट्रिगर पे आते हैं। ट्रिगर क्या होता है डेटाबेस में? ट्रिगर का मतलब होता है एक तरीके से उकसाना। क्या? ट्रिगर करना, उकसाना, है ना। जैसे सामने वाला अगर कोई गलती कर रहा है तो घर वाले क्या कहते हैं? और करो, मना किया था ना। मतलब जहां प्यार से समझाना चाहिए, है ना, वहां पे फिर डांट दिया। एक तो बाहर से आए ऐसे मूड में कि मूड सही नहीं था, घर आए तो घर में बीबी ने भी डांट दिया कि इतनी देर से आ रहे हो, है ना। फिर शुरू हुआ घर में वही जो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रिगर इन डेटाबेस। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करना डेटाबेस में, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर, है ना। नॉर्मली अगर हम इसको समझें तो ये क्या है? कोई एक्शन होगा तो उसका इक्विवेलेंट रिएक्शन होगा, और यही कहा जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। एप्लीकेशन, टेबल, इंसर्ट ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर और डिलीट ट्रिगर। कह रहा है हमारे पास में एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम एक डेटाबेस टेबल में ट्रिगर को इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब ये एप्लीकेशन है ना। इस एप्लीकेशन में हम चाहें तो कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट ट्रिगर है। किसी भी डेटा को क्या अपडेट कर सकते हैं? हाँ, अपडेट ट्रिगर है। किसी भी डेटा को क्या डिलीट कर सकते हैं? हाँ, डिलीट ट्रिगर है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। और ट्रिगर में मेनली कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? सिर्फ 3, इसके अलावा कोई भी नहीं। या तो इंसर्ट होगा,
या अपडेट होगा या डिलीट होगा। तो ट्रिगर इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: इंसर्ट ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर एंड डिलीट ट्रिगर। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल अभिनंदन, आपने बिल्कुल सही बात कही है ना। दैट इज द रीजन। आओ जरा समझते हैं इसके बारे में क्या है ट्रिगर। अ डेटाबेस ट्रिगर इज प्रोसीजरल कोड। क्या रहा है? डेटाबेस ट्रिगर क्या है? एक प्रोसीजरल कोड है दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट। जब कोई इवेंट एकर होगा तभी उसके रिगार्डिंग हम इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे। तो क्या कहा कि अ डेटाबेस ट्रिगर इज अ प्रोसीजरल कोड। ये एक प्रकार का कोड है दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट। क्या इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है? हाँ, ट्रिगर को क्रिएट करने के लिए, ट्रिगर को एक्शन करने के लिए हम PL/SQL का यूज करते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जो कि SQL का एडवांस फॉर्म है। प्रोग्रामिंग जैसे जावा आपने पढ़ी होगी, है ना, या जावा के बारे में आप जानते होंगे, या C++ के बारे में आप जानते होंगे। तो जैसे C++ में कोडिंग की जाती है, सेम उसी प्रकार ट्रिगर में भी कोडिंग की जाती है। और ये किसका पार्ट होता है? PL/SQL का, यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, जो कि SQL का बड़ा भाई है, PL/SQL, है ना। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि ट्रिगर का इस्तेमाल किसका यूज करके करते हैं? प्रोसीजरल कोड का या प्रोसीजरल लैंग्वेज का, दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट। ठीक है। अ ट्रिगर इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस। ये लाइन तो हर एक के साथ चिपका दी गई है ना। इंटीग्रिटी नहीं हो गया, फेविकोल हो गया। कर्सर के साथ में भी इंटीग्रिटी, पॉइंटर के साथ में भी इंटीग्रिटी, लॉक के साथ में इंटीग्रिटी, के साथ में कंसिस्टेंसी भी, है ना। क्योंकि ये सारे एक्शन जो हैं वो डेटाबेस के ट्रांजैक्शन पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो या तो एटॉमिसिटी की बात होगी, या कंसिस्टेंसी की होगी, या आइसोलेशन की होगी, या ड्यूरेबिलिटी की होगी। तो इंटीग्रिटी तो कॉमन फैक्टर है ना, जो सब में मेंटेन होनी चाहिए। तो कह रहा है द ट्रिगर इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस। ठीक। इट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर। ये इंपॉर्टेंट है, जो कह दिया इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना। कह रहा है ट्रिगर क्या होते हैं? ये स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं एंड इज एक्टिवेटेड यानी ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ डेटाबेस। सर ये स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर्ड प्रोसीजर का मतलब होता है लूप। जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप होते हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी एक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, है ना। इन लूप्स की मदद से क्या हम अपने पूरी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करते हैं? एग्जिट कंट्रोल, एंटर कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड लूप्स। तो कह रहा है इट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर। ये एक प्रकार के स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं एंड इज एक्टिवेटेड ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ डेटाबेस। अगर हम कोई इवेंट करेंगे तो ही ये एक्टिवेट होंगे। इवेंट कैसे? 3 प्रकार के, या इंसर्ट करेंगे, या अपडेट करेंगे, या डिलीट करेंगे, तभी ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाएगा। वेरी गुड। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब इसका एग्जाम्पल भी सुन लो कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड रिप्रेजेंटिंग अ न्यू वर्कर इज एडेड टू द एम्प्लॉय टेबल। कह रहा है कोई नया वर्कर आया और उसका रिकॉर्ड जो है वो एम्प्लॉय टेबल में ऐड कर दिया गया। न्यू रिकॉर्ड शुड ऑल्सो बी क्रिएटेड इन द टेबल ऑफ द टैक्सेस। कह रहा है वो रिकॉर्ड टैक्सेस में भी जाना चाहिए, वैकेशंस में भी जाना चाहिए, और सैलरी के टेबल में भी ट्रिगर होना चाहिए। अगर कोई नई एम्प्लॉय आया, कोई नया एम्प्लॉय आया, डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करते ही बाकी टेबल्स में भी वो अपडेट हो जाना चाहिए। बाकी टेबल कौन कौन सी? मान लेते हैं एक टेक्स्ट नाम की टेबल थी,
वहां पर अपडेट हो गया। एक वैकेशंस या हॉलीडेज नाम की एक टेबल थी, वहां अपडेट हो गया। या एक सैलरीज के नाम से एक टेबल थी, वहां पर भी अपडेट हो गया। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रिगर। क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ मुझे कि ट्रिगर क्या होता है। क्या ये चीज समझ में आई? तो मेन बातें क्या हैं ट्रिगर की, है ना? ट्रिगर आपने समझ तो लिया, लेकिन ट्रिगर की मेन बातें क्या हैं, जरा इस पर एक बार फिर से देखो। पहली बात हमने ये समझा कि ट्रिगर जो है वो टेबल पर कोई ना कोई एक्शन से परफॉर्म होगा। ट्रिगर का मतलब कोई एक्शन। एक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं टेबल में? 3 प्रकार के। इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, ये 3 प्रकार के ही होंगे। ट्रिगर क्या है? एक प्रकार का प्रोसीजरल कोड है ना? ये बात याद रखिएगा, जो अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। एक टेबल में हमने कोई भी चीज इंसर्ट करी, बाकी जगह अपडेशन ऑटोमेटिकली होगा, है ना? इस ऑटोमेटिकली का मतलब क्या है? यही कि अगर हमने एक डेटाबेस में चेंज किया तो बाकी जगह चेंजेस अपने आप होंगे। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। द ट्रिगर इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर। ये एक प्रकार का स्टोर्ड प्रोसीजर है। एंड इज एक्टिवेटेड यानी ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ डेटाबेस। अगर एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि डैश इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर एंड इज एक्टिवेटेड यानी ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर इवेंट, तो याद रखिएगा आंसर हमेशा क्या होगा? ट्रिगर होगा। स्टोर्ड प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड को स्टोर करते हैं मेन फंक्शन के द्वारा। मेन में जितना भी पार्ट होता है क्या वही एग्जीक्यूट होता है? हाँ। तो जो मेन फंक्शन वाला पार्ट है, क्या वो एक प्रकार का स्टोर्ड प्रोसीजर है? क्योंकि एक्शन तो उसी में परफॉर्म होगा। तो आंसर है यस। जितने भी लूप लगेंगे या तो उस मेन फंक्शन के अंदर लगेंगे या उस मेन फंक्शन के बाहर लगेंगे, लेकिन वो भी उसी मेन फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर। समझ में आ गया? तो इट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर एंड इज एक्टिवेटेड यानी ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ डेटाबेस। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में कभी भी स्टोर्ड प्रोसीजर दिख जाए, लगा देना ट्रिगर। कहीं भी स्टोर्ड प्रोसीजर दिख जाए, आंसर क्या होगा? 100% आंसर ट्रिगर ही होगा। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है ना? देख लेना, जितने भी पेपर्स उठा के देखोगे सब में आपको जहां जहां स्टोर्ड प्रोसीजर दिखेगा वहां वहां आंसर क्या होगा? ट्रिगर, है ना? ये बात नोट कर लेना, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं यही पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिर हम लोग ने क्या डिस्कस किया एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर एक टेबल में हमने किसी इंप्लॉय के डेटाबेस को इंसर्ट किया, बाकी जगह पर ऑटोमेटिकली उसके डेटाबेस इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ट्रिगर करने की बात हो रही है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ट्रिगर, जिसको हम बनाते हैं किस लैंग्वेज की मदद से? PL/SQL की मदद से। किस लैंग्वेज की मदद से? PL/SQL की मदद से। ठीक, PL/SQL क्या है पूछना नहीं, अभी बताएंगे, फटाफट देखो। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ट्रिगर। एसक्यूएल ट्रिगर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला, जो रो लेवल पर ट्रिगर हो, और दूसरा जो स्टेटमेंट लेवल पर ट्रिगर हो। रो का मतलब जो इंडिविजुअल रोज पर ट्रिगर हो रहा है, और दूसरा जो कॉलम्स पर ट्रिगर हो रहा है। लेकिन कॉलम्स के बजाय हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। तो 2 प्रकार के होते हैं, रो लेवल जो रोज पर काम करते हैं, और दूसरा जो कॉलम्स पर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, है ना? ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन देख लो जो कि बहुत फेमस है और कई बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय DBMS? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय DBMS? कह रहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Pointers are used to maintain transaction integrity and consistency. Cursor are used to maintain transactional integrity and consistency.
Locks are used to maintain transactional integrity and consistency. Triggers are used to maintain transactional integrity and consistency. क्या आता है बताएंगे नहीं? बताओ। वाह वाह, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, बिल्कुल सही आपने कहा। लॉक्स आर यूज्ड टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी दोनों को मेंटेन करने का काम किसका है? लॉक का। लेकिन इंटीग्रिटी को मेंटेन कौन करता है? सभी, जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सभी इंटीग्रिटी को तो मेंटेन कर रही हैं, लेकिन इंटीग्रिटी के साथ में कंसिस्टेंसी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ लॉक्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो। अब जरा एक एक लाइन में इनको समझ लो। पॉइंटर्स क्या होते हैं? डैश आर दैट आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा विद ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हैं वो पॉइंटर है। कर्सर क्या है? रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा वन रो एट अ टाइम। एक एक करके जो रोता है, यानी एक एक करके जो रो को मैनिपुलेट करे, एक्सेस करे, वो कर्सर है। लॉक का मतलब जो कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, सिक्योरिटी को मेंटेन करे, डेटाबेस के एक्सेस को रोके, है ना, दैट इज कॉल्ड लॉक। और ट्रिगर का मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर। इट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर and is activated या triggered in response to a particular event in a database that is called trigger. बस याद रखने वाली बात इतनी ही है ना, जिनको समझने के लिए हम लोगों ने 50 मिनट का समय लिया। एक्चुअली में जो इसका कंक्लूजन है वो ये रहा। मजा आ गया? अच्छा लगा? यहां तक समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलो आगे देखो। ज्वाइंस इन एसक्यूएल, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। बहुत सरल है ना, वेरी वेरी इजी। कह रहा है ये डेटाबेस में या एसक्यूएल में ज्वाइन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। कंबाइन, ज्वाइन, अलग अलग टेबल्स को मिलाकर एक टेबल बना दो, ज्वाइन है। नॉर्मलाइजेशन क्या कर रहा था? एक टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर रहा था। और ज्वाइन क्या कर रहा है? दो टेबल को मिलाकर एक टेबल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। समझ में आया? यानी जो नॉर्मलाइजेशन कर रहा था वही काम ये भी कर रहा है, लेकिन उसके रिवर्स ऑर्डर में। नॉर्मलाइजेशन एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड कर रहा था, है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व कर रहा था। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये दो टेबल्स को मिलाकर एक टेबल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। कंबाइन दी टेबल, दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। क्या सर दो ही टेबल हो सकती हैं? किसने कहा? दो या दो से ज्यादा टेबल्स, इन सभी को मिलाकर अगर एक टेबल बनाएंगे तो उसे ज्वाइन बोलेंगे। आइए समझते हैं। जैसे ये दो टेबल्स थी और इन दो टेबल्स को मिलाकर हमने एक टेबल बना दी। क्या ये टेबल वैलिड है या नहीं? जरा देखो। पहले टेबल में एम्प्लॉय आईडी थी 123, एम्प्लॉय का नाम था फला फला फला, और डिपार्टमेंट आईडी थी फला फला। दूसरा डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नाम, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी थी फला फला, डिपार्टमेंट नेम था बला बला, और इसको मिलाकर एक टेबल बना दी गई। 1 2 3 एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम तीनों का, और डिपार्टमेंट नेम यहां से ले लिया कि 101 एचआर है, तो 101 और 101 दोनों में पहली टेबल में क्या है? 1 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय आईडी को, तो एचआर यहां, बीच में फाइनेंस 102, दैट इज फॉर फाइनेंस। समझ में आया? अब एक यहां पर क्वेश्चन आया अभिषेक का कि सर यहां पर क्या प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगा है? नहीं। आप देखने में आपको लग रहा होगा कि यहां पर फॉरेन की का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी यहां पर प्राइमरी की है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी यहां पर फॉरेन की है। लेकिन ज्वाइन के केस में प्राइमरी की और फॉरेन की से कोई मतलब नहीं होता। हम जानते हैं प्राइमरी की तो आएगा ही आएगा, नॉर्मल सी बात है।
डिपार्टमेंट आईडी की हमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है ना, ये फालतू की चीज है। आईडी से डिपार्टमेंट का नाम पता चल रहा है, वो हमने सिर्फ यहां से ले लिया। यानी ज्वाइन का किसी भी तरीके का रिलेशन क्या फॉरेन की से है? नहीं है ना। ज्वाइन का कोई भी रिलेशन फॉरेन की से हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में उससे हमें मतलब नहीं होता। तो इसको प्राइमरी की या फॉरेन की से रिलेट करके मत देखिएगा, क्योंकि प्राइमरी की तो हर एक टेबल में होगी, है ना। जैसे इंप्लॉय टेबल में प्राइमरी की इंप्लॉय आईडी है, वैसे डिपार्टमेंट आईडी में प्राइमरी की या फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी हो गई, और इंप्लॉय आईडी यहां पर दोनों को ज्वाइन किया और एक टेबल बना दी। दैट इज कॉल्ड ज्वाइन इन एसक्यूएल। आइए जरा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एसक्यूएल ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर टेबल। कह रहा है एसक्यूएल में ज्वाइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग रोज ऑफ बोथ टेबल्स आर कंबाइंड इन अ सिंगल टेबल। कह रहा है ज्वाइनिंग के प्रोसेस में दोनों टेबल्स की रोज को आपस में ज्वाइन करके एक नई टेबल क्रिएट कर देते हैं, है ना, यही तो करते। तो इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग rows of both the tables are combined in a single table, ठीक है। By using SQL join we promote database normalization। कह रहा है SQL join की मदद से हम क्या प्रमोट करते हैं? नॉर्मलाइजेशन, लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के तहत एक टेबल को दो टेबल्स में बांटा जाता है और यहां पर दो टेबल से एक टेबल क्रिएट की गई है, तो यह भी एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन है, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ज्वाइन, है ना, यहां से बनता है आपका एग्जाम का क्वेश्चन। कितने प्रकार के ज्वाइन होते हैं? 5। लेकिन यहां बड़ी समस्या है, कई जगह पर 3 लिखा है, कई जगह पर 4 लिखा है, कई जगह पर 5 लिखा है, कई जगह पे 6 लिखा है, कई जगह पे 7 लिखा है। होगा क्या? तो हमने कहा हमें क्या करना, हमने थोड़ी ना लिखा है, हम जरा स्टैंडर्ड को फॉलो करें। तो जब स्टैंडर्ड को हमने फॉलो किया तो पता चला आंसी स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आंसी ने कहा कि भाई देखो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, है ना, हर कोई अपनी अपनी बुक बनाएगा, हर कोई अपनी अपनी वीडियो बनाएगा, है ना। आज सचिन सर लेकर आए, कल कोई और लेकर आएगा, कोई और लेकर आएगा वो कहेगा 4 है, कोई और लेकर आएगा वो कहेगा 6 हैं। सुने किसकी? तो आंसी ने कहा देखो मेरी सुनो, है ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने कहा मेरी सुनो। कितने प्रकार के ज्वाइन हैं? 5 प्रकार के। अकॉर्डिंग टू हुम? नॉट सचिन सर, नीदर एनी बुक। अकॉर्डिंग टू आंसी स्टैंडर्ड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइन? 5 टाइप्स। कौन कौन से? इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, इनर, आउटर और क्रॉस। फिर से बोलो मेरे साथ, इनर, आउटर और क्रॉस। सर इनर, आउटर और क्रॉस तो 3 ही प्रकार के हुए, आप कह रहे हैं 5 प्रकार के हैं, ऐसा क्यों? इनर तो 1 है, आउटर आपके 3 हैं, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, है ना। तो कितने हो गए ये? 3। आउटर आपके 3 प्रकार के, इनर आपका 1, आउटर और इनर मिला के 4, और 5वां हो गया क्रॉस ज्वाइन, जिसे कार्टेशियन ज्वाइन के नाम से भी जानते हैं। और एक और है, मैंने कहा ना कि ये ज्वाइन आते चले जाएंगे, सेल्फ ज्वाइन। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ ज्वाइन which is neither considered in a SQL join but it is a type of a extra join that is called self join। ये type of join नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना। self join is not a type of a join but it is used to explain the table itself, जो अपने आप पर काम करे, जो अपने आप को रिकर्स करे, रिकर्सिव ज्वाइन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन, है ना। इस पर बात करेंगे हम लोग, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें
तो आंसी स्टैंडर्ड के द्वारा क्या कहा गया कि कितने तरीके के ज्वाइन हैं सर? 5 इनर ज्वाइन, जिसे सिंपल ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन भी कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? आंसी के अकॉर्डिंग। इनर ज्वाइन भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन आंसी स्टैंडर्ड ने उसको कहा नहीं, इनर ज्वाइन होता है या सिंपल ज्वाइन होता है या इक्वी ज्वाइन होता है, ये तीनों एक ही बात है। आउटर ज्वाइन 3 प्रकार के हैं, लेफ्ट, राइट, फुल, और तीसरा है क्रॉस ज्वाइन, जिसको कार्टेशियन ज्वाइन के नाम से जानते हैं। क्या ये बात समझ में आई? और एक अलग से एक ज्वाइन है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन, दैट इज नॉट द टाइप ऑफ अ ज्वाइन बट इट इज अ टाइप ऑफ अ मैकेनिज्म, है ना, एक तरीका है जिसको कहा गया सेल्फ ज्वाइन भी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? लेकिन इसको ज्वाइन में काउंट मत करना, वरना 6 लिख दोगे, है ना, इसीलिए देखो हमने स्टार बना के अलग लिखा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। अब जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे हैं, नेचुरल भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो आंसी ने दिया है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी वहीं से आता है जो आंसी स्टैंडर्ड कहता है। देखो एग्जामिनर भी इधर उधर वेबसाइट से चीजें नहीं लेता, या वेबसाइट में जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो बढ़िया वेबसाइट है, वहां पर वही बातें कही गई हैं जो आंसी ने कहा है ना, जो स्पेसिफिक ओरेकल ने कहा है, तो वही वैलिड माना जाएगा जिसका प्रूफ भी दे पाए, है ना। एग्जामिनर भी क्या कहता है, हमें बुक का प्रूफ दो। अगर आंसी का प्रूफ देंगे तो क्या एग्जामिनर भी मना कर पाएगा? कभी नहीं, है ना। अगर उसने किसी ऐसी 3rd क्लास वेबसाइट से कॉपी भी किया क्वेश्चन, तो अगर आप ये प्रूफ देंगे तो कोई काट नहीं पाएगा। केवीएस, एनवीएस, DSSS सब कितने ज्वाइंस को मानते हैं? 5 ही को, होते ही 5 है ना। बाकी तो एक्स्ट्रा में बहुत सारे ज्वाइंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वैलिड कितने हैं? 5। आइए जरा इस पर एक बार विचार करते हैं, क्या है। पहला है आपका इनर ज्वाइन। ये क्या होता है सर? इनर ज्वाइन का मतलब टेबल 1 और टेबल 2, 2 टेबल हैं, इन दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है दैट इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। फिर से सर एक बार, 2 टेबल्स के बीच में जो कॉमन डेटा होगा उसे हम लिखेंगे किसमें? इनर ज्वाइन में। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। 2 टेबल हैं, एक कस्टमर की, एक ऑर्डर की। कस्टमर की टेबल में कस्टमर आईडी है 1 2 3 4 5। कस्टमर का पहला नाम गिवन है जॉन, रॉबर्ट, डेविड, जॉन, बेटी, और टेबल ऑर्डर में गिवन है ऑर्डर आईडी, अमाउंट और कस्टमर आईडी। हमने क्या कहा? दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम, ये तो लेंगे ही लेंगे नीचे, कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम, और यहां से हमने क्या ले लिया? अमाउंट। दोनों में कॉमन क्या है सर? पहली टेबल में कस्टमर की आईडी 1 से लेकर 5 है, लेकिन दूसरे टेबल में जो कस्टमर की आईडी कॉमन है वो 3 और 5 है। तो इसका मतलब 3 और 5 वाला डेटा दोनों तरफ है, कॉमन है, तो 3 और 5 वाला डेटा एक नई टेबल में लिख लो। कस्टमर आईडी 3 और 5, 3 और 5 में जो नेम है वो डेविड और बेटी है, लिख लो। अमाउंट इसका कितना है? तीसरे का 500, पांचवे का 800, लिख लो। बाकी डेटा से हमें कोई मतलब नहीं, दैट इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। समझ में आया? यस या नो? बताओ। बताओ 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 बताओ, क्या ये समझ में आया कि इनर ज्वाइन कैसे अप्लाई किया गया और इनर ज्वाइन का मतलब क्या है? इनर ज्वाइन का मतलब कि 2 टेबल्स में जो कॉमन डेटा है उसको ले लो और जो बाकी बचा हुआ डेटा है उसको छोड़ दो। तो पहले टेबल में हमने देखा 3 और 5 कस्टमर की आईडी है, 1 से लेकर 5 तक है, लेकिन दूसरे टेबल में 1 से लेकर 5 तक क्या है? 3 और 5 सिर्फ कॉमन। तो 3 और 5 कॉमन है दोनों टेबल्स में, इसलिए कस्टमर आईडी 3 और 5 को हमने ले लिया, जिसमें पहला नाम डेविड और बेटी था वो ले लिया। अमाउंट कितना था? जो अमाउंट था वो ले लिया, बन गया टेबल। दैट इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। लेकिन ज्वाइन है कितने? 5।
जिनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ठीक, क्लियर? तो इतना फिर से रिवाइज करके आइएगा, और इसके आगे कल हम लोग शुरू करेंगे। और एक चीज और भी, इनके सिंबल्स भी जरा ध्यान से देखो। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जिसको आउटर ज्वाइन कहते हैं, है ना, आउटर ज्वाइन का एक प्रकार है, इसका सिंबल देखो। आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन के केस में इसका सिंबल देखो। फुल आउटर ज्वाइन में इसका सिंबल देखो, है ना। तो इसके सिंबल्स को देखिएगा। ये राइट साइड आपका बंद है, लेफ्ट साइड ओपन है, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ओपन है, राइट वाला राइट साइड ओपन है, और फुल आउटर ज्वाइन दोनों तरफ से आपके, है ना, एक तरीके से ओपन है। और क्रॉस ज्वाइन, जिसको कार्टेशियन ज्वाइन बोलते हैं, इसका मतलब A मल्टीप्लाई बाय B। ये आगे आप लोग समझेंगे। बस इन सिंबल्स को भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिंबल्स पूछ लेते हैं कि इनर ज्वाइन, सॉरी, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सिंबल क्या है, राइट आउटर ज्वाइन का सिंबल क्या है, फुल आउटर ज्वाइन का सिंबल क्या है, या क्रॉस ज्वाइन का सिंबल क्या है। ठीक, समझ में आया? बेटा पहले पढ़ तो लो, है ना। 3 टॉपिक हुए और टेस्ट की तुम्हें पड़ गई है। जो क्वेश्चन आते हैं वो टेस्ट ही तो है ना। हम तो सब साथ साथ टेस्ट ले लेते हैं। अभी रुक जाओ, कुछ कोर्स तो कंप्लीट होने दो। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया ना, फिर तुम ही कहोगे सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कौन पूछेगा? सर नोटिफिकेशन आ गया, सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सर, तब आ जाओगे भागते हुए। तो डिमांड मत रखो, है ना। जब मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो ना। करवा तो रहे हैं क्वेश्चन, अलग से करवाएं क्या, है ना। थोड़े बड़े हो जाओ, टीचर बनने जा रहे हो, थोड़े मैच्योर हो जाओ। ठीक, चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर कल एक बार धमाकेदार, इसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और कुछ नई बातें सीखेंगे, कुछ नए एमसीक्यूज भी करेंगे। तो पढ़ के आना जितना अभी तक पढ़ा दिया है। That's all for today, guys. Thank you very much. Bye bye and take care. Take care.